हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पेशली जो पिछला हमारा वीडियो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, तो उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम नहीं कर पाए थे। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यदि पेपर में आता है तो उसको सॉल्व करने का हम तरीका यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं। हमने देखा था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनाया जाता है, और जो बोर का मॉडल था उसके द्वारा बोर ने मतलब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे ज्ञात किया था, वो तरीका तो हमने सीख लिया था। और मैं बताया था कि हमारा जो एटम होता है वो इस तरीके से होता है बोर के हिसाब से, कि इनको बोलते हैं ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये सब चीज़ों को 1 2 3 और इसी को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट सब बोलते हैं। और बोर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन यदि हमारे यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर, मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर जंप कर रहा है, तो ऊर्जा को क्या करेगा, बाहर से लेगा और लेने के बाद अपने पास अधिक ऊर्जा रख देगा और ऊपर जंप करके चला जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी में चले जाए, वो यहाँ भी जा सकता है और वो यहाँ भी जा सकता है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखें तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, इस तरीके से, जिसको हम यहाँ स्पेक्ट्रम के रूप में स्टडी करेंगे। ये देखिए n का मान 1 रखा हूँ, इसका अर्थ यह है n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी जो चीज़ें आप देखेंगे वो समझ गए होंगे वो कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बाहर, तो उसके लिए ये जो फोटान मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करता है और फोटान ग्रहण करके, मतलब एनर्जी ग्रहण करके, तो ये जो लाइन बनते हैं इसको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। उसकी वजह से ये चीज़ जो लिखी जाती है, जब ये पूरा एक सेट बन जाता है तो उस सेट को बोलते हैं सीरीज़। और उसी के हिसाब से हमने 6 सीरीज़ पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइमन सीरीज, उसके बाद पढ़ा था बामर सीरीज, उसके बाद पढ़ा था पास्चन सीरीज, उसके बाद पढ़ा था ब्रैकेट, उसके बाद पढ़ा था फुंड, और लास्ट में पढ़ा था हम्फ्री सीरीज। टोटल 6 सीरीज बनते थे। 6 सीरीज मतलब 6 तरीके से अलग अलग जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांजिशन कर सकते थे, मतलब जंप कर सकते थे। अब देखिए ये जंप तो कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जंप करने के बाद वो वापस रिटर्न भी होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी। तो अधिक ऊर्जा होने के कारण क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, अर्थात अस्थायी होगा। तो स्थायी बनने के लिए क्या है, वो अपनी पहले ऊर्जा ग्रहण किया Hν के फॉर्म में, जिसको फोटान बोलते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन वापस बाहर वहाँ से जाने के बाद यहाँ वापस फिर से आएगा, चाहे वो इसमें से जंप किया रहे, चाहे इसमें से, मतलब जिसमें से वो ऊपर जाए रहेगा उसी ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल पे वो वापस भी आ जाएगा, मतलब जो जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी। अब ये कम होगी तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको इमिट करेगा, वो भी किसके फॉर्म में, फोटान के फॉर्म में। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित, तो जो ये एनर्जी निकलता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद वापस आने लगता है, मतलब उत्सर्जित करता है ऊर्जा को, इसको मैं बोल रहा हूँ उत्सर्जन। तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद वापस आएगा तो Hν के फॉर्म में जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो उसी ऊर्जा का हमको ये लेमडा पता करना है, मतलब तरंग दैर्घ्य। और वो इस फार्मूला से, इसको रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं, और रेडबर्ग फार्मूला का होता है न्यू बार, जिसको वेव नंबर या तरंग संख्या भी बोलते हैं, = 1/λ। लेमडा मतलब वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, = RH, ये रेडबर्ग स्थिरांक या कांस्टेंट होता है, जिसका मान 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। जेड ये एटॉमिक नंबर है अपना, जो भी एटम रहेंगे उसका एटॉमिक नंबर। N1 ये पहला एनर्जी लेवल है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले रहेगा, और N2 मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, मतलब ये पहला हो गया और ये अंतिम वाला हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगी, इसलिए N2 का मान हमेशा N1 से अधिक होगा। यहाँ पे N2 का अर्थ क्या है इन सब केस में, यदि N1 का मान 1 है तो N2 का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब हर एक केस के अलग अलग। मान लो हमारे इलेक्ट्रॉन 2 में है तो फिर N2 का मान 3 4 उधर और ऊपर आगे है, उसके हिसाब से होगा। तो हम इसके फॉर्म में, मतलब Hν जो निकलेगा, अर्थात जो एनर्जी निकलेगा, उसमें हम लेमडा कैलकुलेट करेंगे। ये लंबा तरीका है। यदि हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करें, छोटे तरीके से, तो 1/RH जो होता है, अर्थात 1/, इतना इसका मान होता है 912 एंगस्ट्रॉम। यदि भाग दे दें तो डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको 1/, है उसको हमने सीधा लेमडा = करके फॉर्म बदल दिया, तो हमको यहाँ जेड का मान N1 और N2 का मान पुट करने पे जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। और एंगस्ट्रॉम में आएगा तो उसको हमको जिस भी यूनिट में बदलना रहेगा, चाहे सेंटीमीटर में बदले कि मीटर में बदले या नैनोमीटर में बदले, वो तरीका आपको पहले बताया गया है। तो उस तरीके से आप आसानी से बदल सकते हैं। तो ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूला का हर बार उपयोग होना है जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं इसमें कुछ टर्म समझा देता हूँ। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये जो जानने वाला है
उसी के लिए। अब ये देखिए ये आ रहा है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आना शुरू कर दिया। यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी। और हर एक केस में क्या है, हर एक केस में फोटान निकलेगा इस तरीके से, और इसमें भी निकलेगा। तो ये जो फोटान निकलते हैं अर्थात ऊर्जा, इन्हीं ऊर्जा का हमको लैम्डा कैलकुलेट करना रहता है। ये जो हम लाइन बना रहे हैं ऊपर से नीचे, ये चूँकि इलेक्ट्रॉन ऊपर ज़्यादा ऊर्जा स्तर पे चला गया, मतलब N2 वाले में चला गया, इसमें इनको सबको हम N1 मान रहे हैं, तो कम से अधिक में चला गया, तो जब वापस आ रहा है तो वापस आने के कारण ये एनर्जी छोड़ रहा है। तो ये जो रेखाएं बन रही है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब चूँकि ढेर सारे इतने 1 2 3 4 इसमें 4 रेखाएं बन गई एक साथ, तो जब ये स्पेक्ट्रल लाइन का जब सेट होगा तब हम उसको बोलेंगे सीरीज। तो आइए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सा चीज़ क्या कहते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख रहे हैं जो स्पेक्ट्रम का कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से, उसमें जो छोटे छोटे शब्दावली होते हैं उनके बारे में। जैसे ये आप पहले भी देख चुके हैं, 6 हमारे पास सीरीज अर्थात श्रेणी होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री श्रेणी। ये जो n=1 लिखा है वो लाइमन्स श्रेणी का न्यूनतम ऊर्जा लेवल है, बामर सीरीज का ये न्यूनतम ऊर्जा लेवल है, पास्चन का ये है, ब्रैकेट का ये, फुंड का, हम्फ्री का। ये याद रखना है आपको इस क्रम से। अब ये अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो ऊर्जाएं निकलती थी, मतलब इलेक्ट्रॉन जब जंप करता था और वापस आता था तो जो ऊर्जाएं निकलती थी उनके कैलकुलेशन किए थे, तो उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पे अलग अलग श्रेणी के नाम रखे गए हैं। ये लास्ट है n=इन्फानाइट। इन्फानाइट का अर्थ है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा वापस तो यहाँ से भी आ सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लाइमन श्रेणी, इसमें क्या होता है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं श्रेणी लाइमन श्रेणी के लिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कहाँ कहाँ फॉल किया रहेगा, उसके शब्दावली को हम क्या बोलेंगे। और बाकी सब में भी वही बोलेंगे, लेकिन एक का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी का फिर आराम से हम कर लेंगे। लेकिन उसको याद रखने से पहले एक चीज़ याद रखें कि जो स्पेक्ट्रम सीरीज़ होता है, सीरीज़ मतलब होता है श्रेणी, या फिर जिसको हम लोग लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट श्रेणी बोल रहे हैं। स्पेक्ट्रम श्रेणी जो होता है ये लाइन का बना होता है। लाइन मतलब होता है रेखा, रेखा का बना होता है, जिसको लाइन बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। और जो रेखाएं होती हैं वो वास्तव में होता है ट्रांजिशन के फलस्वरूप। ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है, जिसको बोलते हैं संक्रमण। और ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जाएं एमिट करती हैं, एमिट मतलब उत्सर्जन करती हैं। तो ऊर्जाएं जब एमिट करेंगे किसके फॉर्म में, फोटान के फॉर्म में, तो उसी का हमको लैम्डा कैलकुलेट करना है, किसका उपयोग करके, रिडबर्ग फार्मूला उपयोग करके, जो कि थोड़ा देर पहले मैं बताया हुआ था। अब देखिए इसमें मैं ले रहा हूँ लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी या लाइमन सीरीज इसको बोलते हैं। लाइमन सीरीज ये यूवी रीजन पे गिरता है, मतलब कौन सा, पराबैंगनी विकिरण क्षेत्र पे। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें है, n=1 लेवल पे है, n=1 लेवल पे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी लेवल पे पहुँच जाएगा, मैक्सिमम ये 7 हो सकते हैं। चलिए 2 3 हम बना देते हैं। उसके बाद ये इन्फानाइट मतलब अनंत भी जा सकता है, बहुत दूर। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और भी ढेर सारे ऐसे हो सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूमता रहेगा, मतलब ये ऐसा है वास्तव में, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये n=1 है। अब यहाँ ये चूँकि मिनिमम एनर्जी लेवल है किसका, लाइमन श्रेणी का, तो ये याद रखना है आपको, n का मान 1 रहेगा। और ये n मिनिमम मतलब जो n1 स्क्वायर और -n2 स्क्वायर पढ़ते थे, तो ये न्यूनतम वाला है और ये अधिकतम उस फार्मूला में। तो ये याद रखें, ये न्यूनतम सभी का जो सामने लिखा हुआ है, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5 और हम्फ्री के लिए 6 होता है करके। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप करेगा तो कई तरीके से कर सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इसमें भी आ सकता है, इसमें भी और लास्ट में अनंत में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो हमारा पहुँच गया ऊपर। अब ऊपर पहुँचने के बाद इलेक्ट्रॉन, जब हम लाइमन श्रेणी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचने के बाद सीधा इसमें गिरेगा, पहला कंडीशन। अब इलेक्ट्रॉन कहीं 1 से इसमें पहुँच गया है, मतलब चौथा वाले में, चौथा कक्षा में पहुँच गया जंप करके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा को निकालते जाएगा, ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में, H के फॉर्म में। यहाँ से भी ऊर्जा निकालेगा फोटान के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी वापस आएगा तो यहाँ से भी ऊर्जा निकालेगा, किसके फॉर्म में, फोटान अर्थात H के फॉर्म में। और सबसे छोटा ये है, मतलब पहला से वो दूसरे कक्षा में गया इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा, मतलब क्या हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे गया है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4, तो ऐसे गया है। अब जाने के बाद क्या हो गया, वापस भी आएगा ना, तो वापस आएगा तो इसी में गिरेगा जहाँ से वो गया है।
अगर दूसरा से जाता है दूसरा पे गिरता है। तो लाइमन श्रेणी के केस में क्या है, सारा इलेक्ट्रॉन हमारा n = 1 मतलब पहले कक्षा से गया है। तो पहले कक्षा के लिए जो ये श्रेणी बन रहा है 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं ढेर सारे। तो ये मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, स्पेक्ट्रम श्रेणी, इनको बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम श्रेणी। ये किससे बना है, रेखा से। तो ये जो लाइन है ना, इनको बोल रहे हैं रेखा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये सब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल रेखा जिसको बोलते हैं। और ये किससे बना है, ये बना है फोटॉन। देखिए ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और इमिट उत्सर्जन मतलब ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन। अब इसमें आपको ये जानना है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन n = 2 से इसमें आएगा तब इसको हम बोलेंगे, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 2 से जब 1 में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये 1 क्या है, n1 का मान है, ठीक है। तो 2 से 1 में, 2 से 1 मतलब इसमें, ये न्यूनतम ऊर्जा के लिए मैं n1 लिखा हूँ ताकि हमको जो रीडबर फार्मूला होगा उसमें इसको यूज़ करते बने। जब इलेक्ट्रॉन हमारा 2 से 1 में आएगा तब इसको हम बोलेंगे प्रथम लाइन, प्रथम स्पेक्ट्रल लाइन। तो चूँकि ये कौन सा है, ये सीरीज हम पढ़ रहे हैं लाइमन, तो इसको बोलेंगे प्रथम लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना। प्रथम किस में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। अब ये पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, घटा देंगे सीधा, मान 1 आएगा प्रथम में, 2 में से 1 घटाएंगे तो द्वितीय कौन सा हो जाएगा, द्वितीय मतलब 3 से किस में आएगा, 1 में, 3 से 1 में आ रहा है, इसको बोलेंगे द्वितीय लाइमन स्पेक्ट्रल लाइन या द्वितीय लाइन भी बोल सकते हैं। किसके लिए, लाइमन के लिए। तृतीय किसको बोलेंगे, 4 से 1 में आएगा, मतलब इनको जब घटाते जाएंगे 3 से 1 को तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए द्वितीय लाइन। 4 से 1 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, तो इसलिए तृतीय लाइन। और उसी प्रकार चतुर्थ लाइन अर्थात चौथा स्पेक्ट्रल लाइन किसको बोलेंगे, जब 5वें में चला जाएगा, यहाँ पे यदि 5वां रहता और उसमें से यहाँ वापस आता तब इसको बोलते हैं हम लोग चौथा स्पेक्ट्रल लाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये स्पेक्ट्रल लाइन आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये जो लास्ट रहता है इसको, इसमें जब गिरेगा कोई भी चीज़, किसके केस में, लाइमन श्रेणी के केस में 1 में गिरना है। ऐसी प्रक्रिया किस में होगा, सेम बामर पास्चन में होगा। बामर में हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर में क्या लिखाएगा 3 4 5 6 ऐसे, और पास्चन के केस में यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो उधर बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर, और लास्ट में अनंत रहेगा। तो सभी के लिए वही रहेगा, उसको भी हम वैसे ही माइनस करेंगे, और 1 आएगा तो प्रथम बोलेंगे, 2 आएगा तो द्वितीय, 3 आएगा तो तृतीय, इस तरीके से। अब जब ये यहाँ इन्फानाइट से इसमें 1 पे गिरेगा, ठीक है, इन्फानाइट से जब हमारा इलेक्ट्रॉन वापस 1 पे आएगा तब इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मतलब सीरीज की सीमा, मतलब इससे नीचे नहीं हो सकती वो, इसलिए इसको बोल रहे हैं सीरीज लिमिट। अब और इससे भी अधिक नहीं हो सकती, अनंत मतलब अनंत से जब नीचे गिरेगा तब के केस में, तो इसको बोलेंगे सीरीज लिमिट। तो ये याद रखना है आपको, और ऐसे ही बस रहेगा प्रथम द्वितीय तृतीय। अब देखिए ये तो था लाइमन के लिए। अब मैं यहाँ पे मान लो बामर के, चलिए पास्चन के लिए कर देता हूँ, किसी के लिए भी कर लें, 3 4 5। ये देखिए n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, इधर n = लिमिट में कर देता हूँ और भी आगे हो जाएगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गिरेगा, मतलब किसके केस में, ये n = 3 किसके लिए है, ये पास्चन के लिए है, ठीक। अंतिम में जो रहेगा वही उसका सीरीज रहेगा। तो ये देखिए मतलब घटाने पर कितना आएगा 1, तो ये प्रथम लाइन किसका, पास्चन का। वैसे द्वितीय क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो 5 से 3 घटाएंगे तो द्वितीय लाइन। और सीरीज लिमिट इसका क्या हो जाएगा, इन्फानाइट से ये 3, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, सीरीज लिमिट। मतलब 3 से नीचे हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि 3 से हम जंप कर रहे हैं किसके लिए, पास्चन के लिए। तो ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें आपको जो ये प्रथम द्वितीय तृतीय दिया है, यही चीज़ को अल्फा भी बोलते हैं, प्रथम को, द्वितीय को बीटा बोलते हैं, तृतीय को गामा, और चतुर्थ को बोलते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन, लैम्डा लाइन, ये करके भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को आप तब समझ, मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, तब इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे और अच्छा से समझ पाएंगे। तो ये हमारा था सीरीज लिमिट। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, अब एक चीज़ इसमें और याद रखना कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है,
जब यहाँ 2 से 1 में मतलब पास वाले कक्षा से यहाँ आएगा तो वो चूँकि वो कम पास वाले में जा रहा है तो कम ऊर्जा लेके जाएगा, कम ऊर्जा लेके जा रहा है, वो आएगा तो कम ऊर्जा छोड़ेगा। तो अधिक से जब नीचे में आएगा, ऊपर वाले से नीचे में, तो क्या है, चूँकि नीचे कम से अधिक में गया है तो ऊर्जा भी अधिक लिया है। अब जो अधिक वाले में से जब कम वाले ऊर्जा में आएगा, मतलब ऐसा, जैसे ये इनकी ऊर्जाएं कम होती है निम्न वाले की, अब ये ऊपर में गया तो अधिक ऊर्जा ले लिया बाहर से, अब आएगा तो अधिक ऊर्जा छोड़ेगा भी ना, अर्थात फोटान के रूप में। तो उसी को बोल रहा हूँ कि जब अनंत से आएगा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ेगा। तो जब अनंत से हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे में 1, मतलब ये अलग अलग श्रेणी के हिसाब से, ये 5 चंद के लिए मैं लिख रहा था ना, 5 चंद श्रेणी के, इसी तरीके से और भी बाकी श्रेणी का आप आराम से बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी श्रेणी में जब इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर से नीचे आता है तो जो लेमडा होता है, लेमडा मैक्स मतलब हम कौन सा लेमडा मैक्स, जो हमने रेडबर्ग कांस्टेंट वाला जो लेमडा निकाला था, उसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस श्रेणी का होगा और न्यूनतम किसका होगा। तो अधिकतम के लिए देखिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब न्यू का संबंध किससे है, न्यू का संबंध है ऊर्जा से, इक्वल टू एच न्यू, सीधा संबंध है, ऊर्जा अधिक मतलब न्यू का मान अधिक, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो इसकी ऊर्जाएं भी अधिक निकलेंगी, ठीक है, उस हिसाब से इसके न्यू का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसके लिए सीरीज लिमिट के लिए, ठीक है, सीरीज लिमिट के लिए न्यू का मान भी अधिक होगा। क्यों, क्योंकि वो अधिकतम ऊर्जा स्तर से यहाँ से नीचे आ रहा है। अब ऊर्जा अधिक होगी तो न्यू का मान भी अधिक होगा। अब न्यू का मान अधिक होगा तो उस हिसाब से लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान कम होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत संबंध रखते हैं, उल्टे संबंध रखते हैं। तो इस हिसाब से लेमडा मिनिमम किसके लिए होगा, अंतिम लाइन के लिए, अंतिम लाइन के लिए लेमडा का मान सबसे कम होगा, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, सीरीज लिमिट बोल रहे हैं, सीरीज लिमिट। इसी के लिए लेमडा का मान सबसे कम होगा। तो लेमडा का मान सबसे अधिक किसके लिए होगा, तो लेमडा का मान ये जो पहला प्रथम लाइन होता है उसके लिए होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा कम निकल रही है, छोटा सा गैप है, तो ऊर्जा कम अर्थात फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम अर्थात लेमडा का मान अधिक। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम लाइन, प्रथम लाइन, या इसी को स्पेक्ट्रल लाइन भी बोलते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन का अर्थ यहाँ पे रेखा है, तो पुस्तकों में आपको रेखा शब्द मिलेगा। प्रथम स्पेक्ट्रल लाइन के लिए क्या होगा, लेमडा का मान मैक्सिमम होगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि प्रथम के लिए क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का मान कम है, ऊर्जा का मान कम है तो न्यू का मान कम, और न्यू का मान कम इसलिए लेमडा का मान अधिक, और इसमें ऊर्जा का मान अधिक है इसलिए लेमडा का मान कम। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये जो छोटे टर्म्स थे, सीरीज लिमिट, स्पेक्ट्रल लाइन, किसको कह रहे थे, ये आपने अच्छा से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, उसमें सारे शब्द वाले आएंगे, कैसे जंप करने वाले हैं वो सब चीज़, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं आंकिक प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित। उसके ये मैं 4 वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन लिया हूँ, और लगभग इन्हीं वैरायटी में से इससे क्वेश्चन नीट या जेईई के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिथियम +2 आयन के बामर श्रेणी की सीरीज लिमिट क्या हो, ज्ञात करें। अब यही प्रश्न कैसे, मतलब जो बामर सीरीज है हमारा उसका सीरीज लिमिट पूछ रहा है, और सीरीज लिमिट को ही हम लोग लास्ट लाइन भी बोलते हैं, मतलब जो स्पेक्ट्रल लाइन बनता है उसका लास्ट लाइन। तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि n इक्वल टू क्या पढ़ा था, n इक्वल टू लाइमन के लिए 1 पढ़ा था, लाइमन, और बामर के लिए n इक्वल टू 2 पढ़ा था, ठीक है। और बामर विजिबल रीजन पे आता था, तो वो याद रखना है आपको, बामर के लिए 2 होता है करके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, इसके लिए ये चूँकि क्या पूछा है, सीरीज लिमिट पूछा है, तो हमारा फार्मूला ये है न्यू इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे ये रेडबर्ग फार्मूला, इसको हमने क्या किया था 912 एंगस्ट्रॉम के रूप में लिया था, बटा लिया था z² और 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ पे n2 का मान क्या रहेगा, हमेशा n1 से अधिक रहेगा, क्योंकि अधिक ऊर्जा स्तर है और ये कम ऊर्जा स्तर है। अब देखिए सीरीज लिमिट याद करिए करके बोला है, तो हमने पढ़ा था कि सीरीज लिमिट किसको बोलते हैं। ये यदि हमारा स्पेक्ट्रम है तो मैं बामर के लिए लिख रहा हूँ, बामर के लिए होता है n इक्वल टू 2, लाइमर के लिए 1 होता है। और इसको याद करने का तरीका मैं बताया था, लो ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर हाई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, थुन, हम्फ्री। तो हम बामर पे चल रहे हैं, n इक्वल टू 2, और बामर की सीरीज लिमिट याद करने पूछ रहा है लिथियम के लिए, तो बामर के लिए आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए इसमें पूछा है सीरीज लिमिट, अर्थात जो अंतिम लाइन है उससे, अंतिम लाइन ये है, और सीरीज लिमिट किसको बोलते थे, जब n का मान होता था हमेशा इन्फिनाइट, चाहे किसी के लिए भी हो। मान लो लाइमन के लिए पूछता तो लाइमन के लिए मैं n का मान 1 रखता, बामर के लिए 2 रखा हूँ, पास्चन के लिए पूछता तो n का मान 3 रखता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे गिर रहा है और यहाँ से ये ऊर्जाएँ निकाल रहा है,
तो सीरीज लिमिट मतलब ये जो ऊर्जा निकलने वाला है इसका लेमडा पूछ रखा है, मतलब ये। तो हम इस फार्मूला से इसको बनाएंगे। इन मतलब ये न्यूनतम एनर्जी हो गया किसके लिए, बामर, और ये हो गया मैक्सिमम जो सीरीज लिमिट पूछा है उसके लिए। अब इस फार्मूला में मैं पुट करूँगा। n1 का मान क्या है यहाँ पे देखिए, n1 का मान 2 है और ये n2 का मान है, n2 मतलब इन्फानाइट। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे और यहाँ क्या दिया है, लिथियम +2। तो लिथियम +2 के लिए चूँकि हम जेड यहाँ क्या है, परमाणु क्रमांक है, और लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो ये तीनों डाटा हम यहाँ पे भरेंगे। लेमडा इक्वल टू 912 बटा ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये 1/n का वर्ग कितना, 2 का वर्ग लिखूँगा, ऋण 1 बटा इसका वर्ग, किसका, इन्फानाइट का, अर्थात अनंत जिसको बोलते हैं, इसका वर्ग। अब देखिए ये 912 हो गया और 3 × 3 मतलब 3 × 9 हो गया, और ये 1/4 हो जाएगा। ऋण 1 बटा अनंत किसी का रहेगा तो अनंत का अर्थ होता है 0, ठीक है, मतलब इन्फानाइट किसी के बटा में रहेगा तो उसका अर्थ हमेशा 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 912 बटा 9/4। ये 9 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। इसको हम और कैसे कर सकते हैं, 912 बटा, इसको 9/4 को हम लिखेंगे 4/9, मतलब गुणा के फॉर्म में, ये इस तरीके से 912 गुणा 4/9। अब जितना कटना है उसको कटाते जाना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो यही हमारा क्या होगा, सीरीज लिमिट होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसमें सीरीज लिमिट पूछा है। सीरीज लिमिट मतलब ये अंतिम ट्रांजेक्शन का, और सीरीज लिमिट मतलब जब अनंत से वापस गिरता है इलेक्ट्रॉन शुरू वाले पे अपना। ये चूँकि बामर के लिए है इसलिए n = 2 लिखा हूँ, ये बामर के लिए था। बामर के लिए ये क्या है, सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट इसी को क्या बोलते हैं, अंतिम लाइन या लास्ट लाइन। ये लास्ट लाइन का अर्थ है लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से इसको घुमा के पूछ सकता है। इसी में कभी कभी लेमडा की जगह आपको न्यू बार अर्थात वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछ देता है ऐसा, न्यू बार। तो न्यू बार का अर्थ क्या होता है, 1/λ। तो यहाँ पे जो मान आएगा लेमडा का अर्थात तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं उसका, तो उसको हम पलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू बार अर्थात तरंग संख्या जिसको वेव नंबर बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न देखिए, He+ स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की गणना करिए। मतलब हीलियम+ जो लाइमन श्रेणी में है उसका स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य का कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। तो हम हमारा फार्मूला यही लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम बटा Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरीके से ये तो हमारा रेडबर्ग फार्मूला हो गया। अब हीलियम आयन के लिए देखिए, इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो हम पहले लाइमन के लिए लिखते हैं। लाइमन के लिए n का मान होता है 1, और मैं शुरुआत में जब बता रहा था तो अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य मतलब क्या पूछ रहा है, लेमडा मैक्स, और पूछा है लेमडा मिनिमम मतलब न्यूनतम। अब लेमडा मैक्स किसका होगा, देखिए न्यू इक्वल टू c/λ। अधिकतम लेमडा का अर्थ है न्यू का मान कम, मतलब न्यू कम रहेगा, और इसके लिए न्यू का मान अधिक। अब देखिए इस हिसाब से जब मान लो हमारा ये हमारा हो गया सीरीज लिमिट, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से गिरा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको पता तो नहीं चलेगा किसका अधिकतम किसका न्यूनतम, तो थोड़ा याद रखना है। ये तो लाइमन के लिए n = 1 हो गया, n = 2, n = 3। अब देखो हमारा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से गिरेगा, ज़्यादा ऊर्जा निकालेगा, ज़्यादा ऊर्जा निकालेगा, इसका अर्थ क्या है, इक्वल टू h। ज़्यादा ऊर्जा निकालेगा तो न्यू का मान भी अधिक होगा, और न्यू का मान अधिक होगा, इसका अर्थ क्या है, इस रिलेशन से न्यू का मान अधिक मतलब लेमडा का मान कम। तो लेमडा का मान मिनिमम किसके लिए होता है, सीरीज लिमिट के लिए। तो याद रखना है लेमडा मिनिमम किसके लिए निकलेगा, सीरीज लिमिट के लिए। सीरीज लिमिट अर्थात अंतिम लाइन या लास्ट लाइन बोल सकते हैं। लास्ट लाइन के लिए लेमडा मिनिमम निकलता है, और फर्स्ट लाइन मतलब ये, इसको प्रथम बोलेंगे। तो यहाँ से जो गिरेगा उसको बोलेंगे लेमडा मैक्स। यह होता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 आएगा कुल मिला के। और हर किसी का फर्स्ट लाइन रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइमन के लिए। ये लाइमन के लिए था, और ये n1 का मान हमको रखना है। हमको सिर्फ इन्हीं से काम है, 2 चीज़ों से। अब देखिए दोनों का कैलकुलेशन हम इस तरीके से करेंगे। पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम, उसके बाद निकाल लेते हैं मिनिमम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होंगे। अभी बताया कि मैक्सिमम किसके लिए होता है, मैक्सिमम होता है ये छोटे वाले के लिए, मतलब फर्स्ट लाइन के लिए। तो हम निकाल रहे हैं लेमडा मैक्सिमम मतलब अधिकतम, क्योंकि इसका ऊर्जा का मान न्यूनतम है, न्यूनतम ऊर्जा मतलब न्यू का मान कम, न्यू का मान कम, इसलिए लेमडा का मान अधिक। अब 912 लिखूंगा मैं, और ये जेड का मान देखिए किसके लिए पूछा है, हीलियम के लिए। तो हीलियम का परमाणु का मान कितना होता है, 2, इसलिए मैं 2 का वर्ग लिखूंगा 1/n1। n1 मतलब ये n1,
1 का वर्ग माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 मतलब यहाँ से पूछा है मिनिमम सॉरी मैक्सिमम, तो n2 का मान इसके लिए ये 2 होगा। तो इसका कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं, ये 912 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1/1 ऋण 1/4। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 912/4 और ये 4 ऋण 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 912/4 और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, तो 3/4 हो जाएगा। 4 4 कैंसिल हो गया एक दूसरे से और ये 912/3। तो देखिए क्या आएगा 3 3 9 और 3 चौक 12, वो भी किस में एंगस्ट्रॉम में। तो इसका मैक्सिमम है इसके लिए अधिकतम जो जिसको बोल रहे हैं वो है 34 एंगस्ट्रॉम। अब मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम किसके लिए था, मिनिमम इसके लिए अनंत से जब यहाँ पे आता था तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं इस साइड को मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए था लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जो चित्र बनाया था उसको आप रिवाइंड करके देख लेंगे। ये हो जाएगा 912/z का मान वही 2 का वर्ग और 1/n1। n1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, क्योंकि पहला रहेगा ऋण। हम न्यूनतम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब n = इन्फानाइट के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इन्फानाइट का स्क्वायर। इस तरीके से 912/4 ये हो जाएगा 1/1 ऋण ये हो जाएगा 0। 0 मतलब जिसका इन्फानाइट 1/इन्फानाइट रहेगा उसका मान 0 होता है हमेशा। तो 912/4 हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 912 4 दूनी 8 4 दूनी 8 इसका मान लगभग आएगा, इसका मान लगभग आता है 22.8 एंगस्ट्रॉम इसके करीब। ये भाग देने पे आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसी में अधिकतम न्यूनतम वेवलेंथ तथा तरंग दैर्घ्य के अलावा न्यू भी पूछ सकता है, अर्थात किसके फ्रीक्वेंसी का मान अधिकतम किसके फ्रीक्वेंसी का मान कम। तो जिसका लैम्डा कम है उसका फ्रीक्वेंसी अधिक और जिसका लैम्डा अधिक है उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो इस तरीके से इसको पलट के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब चलें H+ आयन के पाषाण श्रेणी में दूसरे लाइन के लैम्डा की गणना करिए। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा लैम्डा = 912 = z² 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, अब ये एंगस्ट्रॉम में है। ये हमारा हो गया रेडबर्ग फार्मूला। H+ आयन के पाषाण श्रेणी में दूसरे लाइन के लैम्डा की गणना करिए। अब पाषाण क्या होता है देखिए, लाइमन का 1 होता है, बामर का 2, पाषाण का क्या होता है 3, मतलब न्यूनतम एनर्जी लेवल। तो n = 3। उसके बाद लिखा है दूसरे लाइन के लैम्डा की गणना करिए। अब दूसरा लाइन हमको कैसे पता चलेगा, सेकेंड लाइन देखिए, इसको मैं यदि मान लो अनंत मान लेता हूँ तो ये n = 2 सॉरी ये तो 3 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 n = 6। देखिए ये अंतिम मतलब सीरीज़ लिमिट है, अंतिम से यहाँ पे आ रहा है, मतलब अनंत से, जिसको इन्फिनिट बोल रहे हैं। अब 6 से 3 में आएगा, 6 से 3 में आएगा तो 6 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3। तो ये हमारा क्या है 6 से 3 में आएगा तो ये तृतीय लाइन है, मतलब तीसरा लाइन है। 5 से 3 में आएगा तब क्या हो जाएगा 2 और 4 से 3 में आएगा तब 1, मतलब हमको लाना है 5 से किस में 3 में इस प्रश्न के लिए। ठीक है, कैसे कर रहा हूँ समझ रहे हैं। दूसरा लाइन मतलब ये है दूसरा लाइन हमारा 5 से 3 वाला। ये अगर पहला लाइन बोलता तो ये रहता पहला लाइन। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन दे रखा हूँ। अब इस फार्मूला में मान रखो, देखो n1 का मान क्या हो जाएगा, n1 का मान किसके लिए पाषाण के लिए है 3, n2 का मान हम कहाँ से गिरा रहे हैं 5वें से तीसरे में ला रहे हैं ना, तो n2 का मान हो जाएगा 5, क्योंकि दूसरा लाइन पूछ रखा है। तो 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा। ठीक है, दूसरा लाइन समझ रहे हैं कैसे, मतलब यहाँ से घटाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा सेकेंड लाइन। और z का मान किसके लिए H+ आयन के लिए, z का मान 1 होता है। अब इसमें मान भर लीजिए कितना आ जाएगा, लैम्डा = 912 z 1² 1/n1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 912/1 और ये 1/9 हो जाएगा ऋण 1/25। ठीक है, इसे 912 1/9 ऋण 1/25। इनको क्या करेंगे नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे।
लघुत्तम निकालने के बाद क्या होगा, इनका एक प्रकार से औसत निकल जाएगा और 25 ऋण 9 करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। कैसे का लघुत्तम निकाल लेंगे और ऊपर के करेंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छा से समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, बेरिलियम +3 में इलेक्ट्रॉन थर्ड उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में संक्रमण करता है। अब उत्तेजित अवस्था क्या है देखिए, ये मान लो हमारा 1 है, इसमें कोई सीरीज़ नहीं पूछा है 1 2 3 4, तो हम सामान्य लिखेंगे 1, ये 2, मतलब श्रेणी नहीं पूछा है, बाचन बामर, ये n = 4, n = 5, ये 7 तक आगे जा सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलूँगा, ठीक है। और उत्तेजित होकर जब यहाँ 2 से नीचे आएगा तो ये वाला है ग्राउंड स्टेट हमारा। ग्राउंड मतलब जो पहले प्रारंभिक स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। और बाकी सब क्या है हमारे उत्तेजित अवस्था, मतलब उत्तेजित हो रहे हैं ऊपर, जिसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन या संक्रमण। अब इसमें पूछा है बेरिलियम +3 में इलेक्ट्रॉन थर्ड उत्तेजित अवस्था थे ग्राउंड स्टेज में आता है, मतलब ये यहाँ से ये तीसरा जो उत्तेजित अवस्था है, तीसरा किसको बोलेंगे, ये देखिए पहला उत्तेजित अवस्था फर्स्ट, सेकेंड किसको बोलेंगे, ये सेकेंड, और थर्ड किसको बोलेंगे, ये थर्ड, ठीक है। मतलब उत्तेजित अवस्था में क्या है, थर्ड बोल रहा है तो +1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। ये n = 4 वाला लाइन। अब इसमें पूछा है कि ग्राउंड स्टेट में संक्रमण तब करता है तब न्यू बार, मतलब वेव नंबर अर्थात तरंग संख्या ज्ञात करिए। तो इसका न्यू बार का क्या होता है 1/λ। जब हम लैम्डा ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसको 1/, के फॉर्म में बदल लेंगे, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, न्यू बार निकल जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस फार्मूला के लिए n1 का मान, इसमें क्या लिखा है, थर्ड उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट, n1 मतलब ये न्यूनतम ये है, n1 = 1 हो जाएगा। और n2 का मान ग्राउंड स्टेट में संक्रमण करता है थर्ड उत्तेजित अवस्था, मतलब n2 का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कैसे आया, ये फर्स्ट उत्तेजित, सेकंड और थर्ड। अब यहीं से नीचे आता तो उसको मैं फर्स्ट लाइन बोलता, यहाँ से आता सेकंड, और इसको मैं बोलता थर्ड लाइन। ये उत्तेजित हो रहा है इसलिए ऊपर रखा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट करेगा तो इसको मैं नीचे लिखूँगा। ये ग्राउंड स्टेट में संक्रमण करता है, मतलब ये थर्ड वाले यहाँ से आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन वापस इसमें चौथा से 1 में, तो इसको हम लोग इसी, चूँकि तीसरा लाइन है ये, इसलिए इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड उत्तेजित अवस्था बोल रहे हैं। अब ये मान हम रख लेंगे इसमें। जेड का मान किसके लिए, बेरिलियम के लिए बताइए, जेड का मान होता है 4, और बाकी ये मेरे ख्याल से आप बना लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/n1², 1 का ऋण n2 मतलब कितना, ये 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। जो आंसर आएगा उसमें न्यू बार निकालने के लिए हम कर लेंगे 1/λ, इससे निकल जाएगा न्यू बार का मान। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको करके देखें और बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, आपके पुस्तक में जो दिया होगा उसको। आज के लिए बस